सो ऑल वन वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। कंटेंट की बात करें तो आप जानते होंगे कि इस चैप्टर में हम लोग सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ना है और आगे उसी से संबंधित सभी कंटेंट हमको देखना भी है। यानी कि एक नजर डालते हैं अगर कंटेंट की, तो कंटेंट में इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, जेंडर एंड पॉलिटिक्स क्या है, रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स क्या है, एंड द कास्ट एंड पॉलिटिक्स क्या है। अर्थात इस पूरे चैप्टर में जो तीन प्रमुख स्तंभ है, तीन प्रमुख पिलर हैं, वो है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और ये क्या है, इनको सोशल डिफरेंसेस के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि सोशल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सोशल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड सोशल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। और ये रहे आपके एनसीईआरटी पेजेस जिनके इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर आपका समाहित है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले इस पूरे चैप्टर के मेन की एस्पेक्ट को। तो अगर बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में जो तीन प्रमुख स्तंभ हैं, जिसमें कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को हम लोग जानते हैं। और जेंडर की बात करें तो जेंडर में हमको बेसिकली पढ़ना है पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन, यानी जेंडर का पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन एस्पेक्ट क्या है, इससे हम लोग रूबरू होंगे। साथ ही साथ किस प्रकार से वुमेन के साथ पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन वाली व्यवस्था में डिस्क्रिमिनेशन हुआ और उसको किस प्रकार से हल भी मिला, संशोधन भी हुए, कुछ सुधार भी हुए जब उसका कुछ रिप्रेजेंटेशन किया गया। अर्थात पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करने पे उनकी स्थिति में सुधार की भी गुंजाइशें बन चुकी हैं और होती हुई दिख भी रही हैं। सेम उसी तरीके से रिलीजन की बात करें तो रिलीजन के एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म, यानी कि सेक्युलर स्टेट। साथ ही साथ कास्ट की बात करें, कास्ट वाले एस्पेक्ट में तो कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट, दो बड़े ही मजेदार एस्पेक्ट है और इन दोनों बिंदुओं पे हमें डिस्कशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जेंडर एंड पॉलिटिक्स की। बात करें अगर जेंडर एंड पॉलिटिक्स की, तो सबसे पहले एक बिंदु आपको जानना आवश्यक हो जाता है कि सेक्स वर्सेस जेंडर, दो कीवर्ड्स हैं, सेक्स वर्सेस जेंडर। जबकि हम लोग कंसीडर करते हैं जेंडर सेक्स है, सेक्स ही जेंडर है, लेकिन जो जेंडर होता है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, जबकि जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, उसको नेचुरल और अनचेंजेबल माना जाता है। जबकि जेंडर और सेक्स में इतनी कम गैप कर दिया गया समाज के द्वारा कि जेंडर को ही सेक्स माना जाता है और सेक्स को ही जेंडर माना जाता है। अर्थात कहा रहा है कि द जेंडर डिवीजन टेंड टू बी अंडरस्टूड एज ए नेचुरल एंड अनचेंजेबल। जेंडर को क्या माना जाता है कि ये नेचुरल और अनचेंजेबल है, जबकि ये बायोलॉजिकल बेस्ड नहीं होता है। जबकि ये बायोलॉजिकल बेस्ड नहीं होता, हम जानते हैं जेंडर तो सोशल कंस्ट्रक्ट है। समाज ने जेंडर की प्रति जो सोच कंस्ट्रक्ट कर दी है कि अगर ये लड़का है तो ये काम करेगा, लड़की है तो ये काम करेगी। जबकि प्रकृति ने ये डिवीजन नहीं किया हुआ है कि लड़की को यही काम करना है, लड़कों को यही काम करना है, लड़का है तो ऐसा कर सकता है, लड़की है तो ऐसा। जबकि ये सारी अवधारणाएं जो कंसेप्शन है वो सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है और बता रहा है कि, लिख भी रहा है कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन। ये बेस्ड ऑन बायोलॉजी नहीं है जेंडर, ये सोशल एक्सपेक्टेशन है, सोशल स्टीरियोटाइप है और सोशल के द्वारा कंस्ट्रक्ट हुआ एक फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, जिसको हम लोग जेंडर नाम जानते हैं। जबकि हम लोग जेंडर को क्या मान लेते हैं कि नेचुरल और अनचेंजेबल, जबकि ये पूरी बातें गलत है। जेंडर जो है नेचुरल और अनचेंजेबल नहीं है। आते हैं टू द पॉइंट डिस्कशन पे। अगर बात करें जेंडर की, तो जेंडर में पुरुषों और महिलाओं को लेकर तमाम डिवीजन सोसाइटी ने कर दिया है कि ये आपका वर्किंग क्राइटेरिया ये है, महिलाओं का ये है, पुरुषों का ये है। मतलब इस आधार पे वर्किंग की बात करें तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी कर दिया गया। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया कि महिलाओं का ये काम रहेगा, पुरुषों का ये काम किया गया, जिसके लिए पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन उनका कर दिया गया। किसका? महिलाओं का, कि घर के अंदर के सभी कार्य महिलाएं करेंगी और घर के बाहर के सभी काम पुरुष करेंगे। जबकि वो बाहर का भी काम वो कर सकती है और पुरुष भी घर का काम कर सकता है। अगर वो बाहर की काम करते हैं तो उसको भी, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है जितना एक पुरुष बाहर काम करता है तो उसको वैल्यू दिया जाता है। तो वही सब पॉइंट्स इसमें है कि वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एन एजिटेशन फॉर इक्वल राइट्स। तो जब इस प्रकार से सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होने लगा, उनके साथ भेदभाव होने लगा, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड महिलाओं ने एजिटेट करना शुरू कर दिया और एजिटेट अपने इस राइट के लिए एजिटेशन शुरू हो गया उनका। और दिस एजिटेशन डिमांड इनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इंप्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटी। और इसमें जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट ने शानदार रोल अदा किया। फेमिनिस्ट क्या होते हैं? फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो पुरुषों और महिलाओं की इक्वलिटी की बात करते हैं, पुरुषों और महिलाओं की इक्वलिटी की बात करते हैं, ना कि किसी एक कम्युनिटी को, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी एक को प्रमोट नहीं करते, किसी को डिमोट नहीं करते, बल्कि दोनों की इक्वलिटी की बात करते हैं, चाहे वो सोशल स्फीयर हो चाहे पॉलिटिकल स्फीयर हो। तो यहाँ पर इस चीज को पॉलिटिक्स में
पॉलिटिकल एरिना में उसको उठाया गया, उनकी लीगल स्टेटस की बात की गई, उनका चाहे एजुकेशनल सिस्टम हो, चाहे करियर अपॉर्चुनिटी वाला सिस्टम, उन सभी चीज़ों में इंप्रूवमेंट के लिए इस पूरी बात को रखा गया। और इस पूरी बात को रखने के लिए तमाम मूवमेंट्स हुए और इन मूवमेंट्स को नाम दिया गया फेमिनिस्ट मूवमेंट। और फेमिनिस्ट क्या होते हैं? जो पुरुषों और महिलाओं के लिए इक्वलिटी की बात करते हैं। और ऐसा करने से वुमेन्स का जो रोल है कहीं ना कहीं पब्लिक लाइफ में जो पुरानी जो स्टीरियोटाइप थी उससे कहीं ना कहीं उसका सामाजिक जीवन जो है उसमें साधा इम्प्रूवमेंट हुआ है। महिलाओं की जो स्थिति है, वुमेन्स का जो रोल है पब्लिक लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, फिनलैंड है, नॉर्वे है और भी तमाम देश हैं, उसमें तो तमाम सुधार हमको देखने को मिलते हैं। महिलाओं का जो रोल है पब्लिक लाइफ में, जो पब्लिक स्फीयर में ये माना जाता था कि प्राइवेट डिवीजन में, प्राइवेट सेक्टर में माना गया, मतलब घर के अंदर के काम को महिलाएं करेंगी, घर के बाहर काम को यानी पब्लिक स्फीयर में काम पुरुष करेंगे। जबकि स्कैंडिनेवियन कंट्री में महिलाओं का जो पब्लिक लाइफ है वो शानदार है, सुधरा है। यानी कि जब महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हुए और तमाम प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन हुए, तो उन्होंने इस बात को पॉलिटिकल स्फीयर में रखा, जिसमें फेमिनिस्ट मूवमेंट ने शानदार रोल अदा किया और जिसकी वजह से उनका जो पॉलिटिकल लाइफ है, लीगल स्टेटस मिला, एजुकेशनल है, करियर अपॉर्चुनिटी और तमाम जो चीज़ें हैं इंप्रूव हुई। और स्कैंडिनेवियन कंट्री में उसको और भी शानदार तरीके से एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं। यानी कि हमने देखा कि जो डिवीजन होता था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, उसमें कहीं कहीं इंप्रूवमेंट हुआ। अगर बात करें अपने देश की यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, भारत के हिसाब से बात करें, तो हमारे देश में इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इंप्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद की बात करें, आज भी महिलाओं की स्थिति क्या है? पुरुषों से पीछे ही है। जबकि आर स्टिल मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हमारा जो देश है, हमारी जो सोसाइटी है पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक नहीं, पितृसत्तात्मक सोसाइटी है। और इसमें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसमें पुरुष प्रधान वर्ग है, पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें पुरुषों की ही होती है। यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आज भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की स्थिति से बैक है, ये देखने को मिलता है। और इसकी वजह से वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वे। महिला विभिन्न प्रकार से इन सब चीज़ों को फेस करती हैं। जैसे कि लिटरेसी रेट की अगर बात करते हैं तो महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है 54% एज कम्पेयर विथ मेल। अगर बात करें तो 76% का जो है, 76% पुरुषों का अगर लिटरेसी रेट है तो महिलाओं की लिटरेसी रेट क्या है? 54%। महिलाओं की लिटरेसी रेट 54%। साथ ही साथ ड्रॉप आउट रेट भी उनका ज़्यादा है, उनकी शिक्षा भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। साथ ही साथ हाईली पेड जॉब की बात करें तो महिलाओं के लिए आज भी हाईली पेड जॉब क्या है? बहुत ही कम है, बहुत कम मात्रा में हाईली पेड जॉब हैं एज कम्पेयर विथ मेल। और इसके लिए कुछ इंप्रूवमेंट के लिए इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में लाया गया, मतलब कि समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि प्रोवाइड कर रहा था कि द इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू द इक्वल, यानी समान कार्यों के लिए समान वेतन। फिर भी महिलाओं को अगर बात किया जाए तो उनके लिए अच्छे जॉब, हाईली पेड जॉब की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ड्रॉप आउट रेट की बात करें, इन सभी चीज़ों में उनकी स्थिति हमें थोड़ा का मतलब मैक्सिमम टाइम में अगर देखा जाए उनका रिप्रेजेंटेशन तो डाउन ही देखने को मिलता है। तो वही कह रहा है कि वुमेन इन विभिन्न तरीकों से डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन को फेस करती है। और साथ ही साथ यही नहीं, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन भी हमको देखने को मिलता है, जिसमें कि आप जानते हैं समाज में एक स्टीरियोटाइप है कि लड़का होना चाहिए, आपके वंश को जो है कंटिन्यू करेगा, लड़की होगी तो नहीं। इस तमाम चीज़ें हैं स्टीरियोटाइप समाज में, जिसकी वजह से सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन भी होता हुआ हमें दिखाई दिया है। आज भी बहुत सारी जगहों पे होता होगा या क्या होता है, लेकिन कहने का मतलब ये चीज़ है कहीं ना कहीं कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो भी डिक्लाइन हुआ है महिलाओं का, और कहीं कहीं तो ये लगभग 850 तक आ गया। यानी 850 का मतलब क्या कि 1000 बच्चों पे 1000 बॉयज चाइल्ड पे 850 जो है गर्ल चाइल्ड है। यानी कि ये बता रहा है कि किस प्रकार से सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन की वजह से लड़कियों की संख्या यानी महिलाओं की संख्या कम हो गई और मतलब मेल की जो है संख्या ज़्यादा हो गई, यानी उनका जो है सेक्स रेशियो भी डिक्लाइन हुआ महिलाओं का। ये भी एक चीज़ देखने को मिलता है, ये भी एक प्रकार से हरासमेंट है, एक्सप्लॉइटेशन ही तो है महिला वर्ग के साथ। और वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉइटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हम लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है अर्बन एरियाज़ में, और अर्बन एरियाज़ को महिलाओं के लिए अनसेफ भी काफ़ी कंसिडर किया जाता है। तो हमने क्या देखा कि महिलाओं के साथ सबसे पहले जेंडर डिवीजन में देखा कि जेंडर डिवीजन क्या था कि हमने उसको जो है नेचुरल और अनचेंजेबल मान लिया था, और इसको लेके हमने उसका पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन कर दिया। और पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन करने के बाद
जब स्थिति यहाँ तक आ गई कि अब उनके साथ तमाम प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज और ऑपरेशंस होने लगे, तो इस बात को मतलब कि कम करने के लिए, उनकी स्थिति, लीगल स्टेटस को सुधारने के लिए तमाम फेमिनिस्ट लोग आए, फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए, उनकी स्थिति सुधरी। इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने की वजह से महिलाएं विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को, एक्सप्लॉयटेशन को, डिसएडवांटेज को फेस करती हैं, जिसमें हमने उनका लिटरेसी रेट की बात की, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस की भी बात की, अर्बन एरिया में उनकी सेफ्टी की बात की। यानी कि ओवरऑल हमने देखा कि महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज, हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, ये तमाम एक्टिविटीज हो रही थी, तो उस चीज को जब पॉलिटिकल एरिना में उठाया गया, यानी कि जब उस चीज को उठाया गया, चैलेंज तो था लेकिन जब उसको उठाया गया तो उसका लाभ भी मिला। और लाभ कब मिला? जब महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि 2019 के अकॉर्डिंग 2019 में महिलाओं का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, लोकसभा की बात करें तो लगभग 14%। सोचिए आज 2019 की अगर डेटा की बात करें तो 14% सिर्फ उनका 14% उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो सोचिए आज़ादी के समय और आज़ादी से लेकर अब तक बीच में उनका रिप्रेजेंटेशन कितना कम रहा होगा, जब आज वर्तमान में उनका 14 से 15% उनका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाता है कि जिसकी समस्या है, अगर उस समस्या को हम पॉलिटिकल एरिना में रिप्रेजेंट कर देंगे तो समस्या से उसको निजात मिल सकती है, उसका जो सोशल पब्लिक लाइफ है वो इंप्रूव हो सकता है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट की, जिसमें रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, यानी कि रिलीजन, कम्युनलिज्म यानी और पॉलिटिक्स, इन दोनों पॉइंट्स पे प्रकाश डालते हैं, देखते हैं। धर्म के बारे में एक बात आपको पता होनी चाहिए कि गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे उनके कहने का सेंस क्या था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब उन्होंने ये कहा था कि किसी भी धर्म के जो आइडियाज होते हैं, आइडियल्स होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं विभिन्न प्रकार के धर्मों में, उनसे हम लेकर, उनके एथिक्स को लेकर, उनकी मोरालिटी को लेकर, उसमें जो अच्छी अच्छी बातें कहेगी उसको लेकर अगर हम राजनीति करते हैं, वो एक राजनीति बड़ी ही शानदार होगी, जबरदस्त होगी, सबके लिए सौहार्दपूर्ण होगी। यानी कि उन्होंने इसका मतलब ये कहा था कि रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर जो मोरल और एथिक्स होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, मोरालिटी होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, मतलब एक जो अच्छी चीज़ें होती हैं, उनको लेकर अगर हम पॉलिटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो एक अच्छी और बेहतरीन राजनीति होती है। अर्थात उनका मानना था कि पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन, यानी कि हर धर्म में जो एथिक्स होते हैं उनको लेकर, उनसे, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर, हर धर्मों के साथ, हर धर्मों के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लेकर अगर हम राजनीति करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अच्छी राजनीति होगी। और राजनीति ऐसी होनी भी चाहिए, राजनीति को ऐसी इन्हीं सब चीजों से गाइडेड होना भी चाहिए। साथ ही साथ अब बात करें धर्म की, तो धर्म में हम देखते हैं हर धर्म, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी धर्म हो, उस धर्म में फैमिली लॉ के नाम पे महिला वर्ग की अगर बात करें, महिलाओं के साथ, तो महिलाओं के साथ उसमें भी भेदभाव होता रहा। यानी फैमिली लॉ को लेकर, फैमिली लॉ का नाम लेकर महिलाओं के साथ हर धर्म में भेदभाव हो रहा है। तो उसको कैसे डील किया जाएगा? यानी कि आइडियल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स लाइफ, और those who hold political power should sometime be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and the oppressions। हमने देखा कि हर धर्म में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। किस नाम पे? फैमिली लॉ के नाम पे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो पॉलिटिकल पावर को होल्ड करता है, सम टाइम बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, इस प्रकार की प्रैक्टिस को रोक सकता है। क्या कर सकता है? रोक सकता है, डिस्क्रिमिनेशन को रोक सकता है, इस ऑपरेशन को रोक सकता है। कब? जब दिस पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली, कि जब हर धर्म के लिए उस पॉलिटिक्स का इक्वलिटी के रूप में अगर वो देखता है, हर धर्म को इक्वल ट्रीटमेंट करता है, इक्वलिटी के साथ ट्रीट करता है, तो किसी भी धर्म में जो फैमिली लॉ के नाम पे भेदभाव होता है किसी के साथ, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, किसी के साथ, तो उसको वो रोक सकता है। लेकिन अगर धर्म में झुकाव हो जाए, किसी एक राजनीति में किसी एक धर्म के प्रति झुकाव हो जाए, तो वहां पे ये सब चीजें नहीं मिल पाएंगी। अर्थात ये कह रहा है कि कभी जो देखिए कि हर धर्म में कुछ न कुछ समस्याएं हैं, कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें हैं, और उस बुरी चीजों को कोई पॉलिटिक्स में उठा के उसको हल कर सकता है। कब? जब वो सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा। अगर वो सभी धर्मों को समान रूप से नहीं देखता है, किसी एक धर्म के प्रति उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, देन यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट पैदा होता है जिसको हम लोग कम्युनलिज्म बोलते हैं। यानी कि आपको
अगर किसी भी धर्म में फैमिली लॉ के नाम पे किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं, अगर आप सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट करते हैं तो एक अच्छा पहल भी होगा। लेकिन अगर आप धर्मों के हर कोई राजनीतिक दल है या कोई भी राजनीतिक पार्टीज है किसी एक धर्म के प्रति झुकाव को दिखाती है, तब वहां पे कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट हो सकती है। तो अगर सभी धर्मों के इक्वली ट्रीट कर रहा है तो कोई समस्या ही नहीं है। तो यहां से अगर इक्वली ट्रीट नहीं करता है तो क्या समस्या होती है? तो एक समस्या निकल के सामने आती है और वो समस्या है कम्युनलिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं संप्रदायवाद। यानी कि अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं कि अलग अलग जो है क्या बोल सकते हैं, अलग अलग जो है धर्मों के प्रति अपने अपने झुकाव को रिप्रेजेंट करती है, अपने अपने क्या करती है, झुकाव को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि हर पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म के प्रति अपने फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाना शुरू कर देती है तो वहां से कम्युनिज्म पैदा होता है। अर्थात पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन शुड फॉर्म अ नेशन एंड इन दिस प्रोसेस द पावर ऑफ स्टेट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ग्रुप ओवर द रेस्ट। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कम्युनिज्म क्या होता है कि कम्युनिज्म एक ऐसा माइंड, एक ऐसी सोच, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कि ये माना जाता है कि सेम रिलीजन वाले क्या हो सकते हैं, मिलकर ही एक नेशन बना सकते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में यानी एक धर्म वाले मिलकर एक देश बनाने में स्टेट पावर क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। पावर मतलब सरकार खुद सहायता करे कि आप एक जैसे धर्म वाले लोग हैं मिलकर एक जो है देश बनाइए, उस देश में कोई और धर्म न हो या फिर एक धर्म का डोमिनेशन हो। इस्टेब्लिश करते हैं डोमिनेशन एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर। यानी कि जब ये कहा जाए कि सेम रिलीजन जो ग्रुप है मिलकर एक नेशन बनाए, तो ऐसी सोच को हम लोग बोलते हैं कम्युनलिज्म या कम्युनल विचारधारा वाला माइंड कम्युनल वाली राजनीति बोल सकते हैं हम। और इसमें जो है इस पूरे प्रोसेस में स्टेट पावर का भी यूज हो, और स्टेट पावर क्या करे, इस्टेब्लिश कराए एक धर्म का डोमिनेशन, जितने भी अलग अलग धर्म है या जो भी दूसरे धर्म है उनके ऊपर उसका डोमिनेशन कराए। तो ऐसी विचारधारा कहलाती है कम्युनलिज्म। होता क्या है कम्युनलिज्म के अंतर्गत, क्या सोचा जाता है, सोच कैसी होती है कि रिलीजन एज अ बेसिस ऑफ सोसाइटी, धर्म को ही समाज का आधार मान लिया जाता है, मतलब सब कुछ धर्म ही सब कुछ है। एंड बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज अ सुपीरियर ऑफ दोज रिलीजन, एक धर्म को दूसरे धर्म से सुपीरियर कंसीडर किया जाता है। एंड द फॉलोअर्स ऑफ पार्टिकुलर रिलीजन मस्ट बी बिलोंग टू वन कम्युनिटी एंड देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। और ये माना जाता है कि एक धर्म को फॉलो करने वाले, सेम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों की जो फंडामेंटल जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी सेम होते हैं। यानी एक धर्म के सभी लोग एक जैसे सोचते हैं, एक जैसे इच्छा रखते हैं, एक जैसी आकांक्षाएं रखते हैं। एंड द स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। और स्टेट पावर पूरी तरीके से सहायता करे एक धर्म का दूसरे धर्म पर डोमिनेशन कराने में। तो ऐसी पूरी विचारधारा क्या कहलाती है, कम्युनलिज्म, जो कहीं ना कहीं एक देश के लिए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए काफी खतरनाक है। और इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि कम्युनल माइंड जो है ये सारी चीजें करता है। और कम्युनलिज्म को हम जानते हैं कि वो अलग अलग रूप भी लेता है, पॉलिटिक्स में अलग अलग रूप लेता है। कैसे लेता है, जैसे रिलीजियस प्रिजुडिस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर रिलीजन। भाई मानते हैं हर धर्म के प्रति पूर्व धारणा होती है, पूर्वाग्रह होते हैं, ये धर्म ऐसा है, वो धर्म वैसा है, और अपने धर्म को हमेशा सुपीरियर कंसीडर करता है। साथ ही साथ कम्युनल माइंड जो है हमेशा लीड करता है क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटीज। अपनी रिलीजियस कम्युनिटी का हमेशा क्या चाहता है, क्या क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस, कि उसी धर्म का पॉलिटिकल डोमिनेंस हो। एंड द यूज ऑफ सीक्रेट सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स एंड इमोशनल अपील्स एंड प्लेन फियर, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करता है अपनी इस पूरे प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट करने में। किसका, सेक्रेट सिंबल्स का, रिलीजियस लीडर का, इमोशनल अपील का, प्लेन फियर का, इन सब चीज़ों को दिखा के अपनी कम्युनल विचारधारा को चारों तरफ स्प्रेड आउट करता है और एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता है जिसमें उसके धर्म का क्या हो, शासन हो, डोमिनेशन हो। सो समटाइम्स कम्युनल टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर। और कभी कभी तो जो कम्युनलिज्म है अपने एक अगली फॉर्म में देखने को मिल जाता है, जिसमें कि राइट्स, दंगे, हिंसा और मैसेकर ऐसी तमाम घटनाएं देखने को मिल जाती है। तो प्रश्न आता है मन में कि आखिर एक जो कम्युनलिज्म हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कम्युनिज्म होता क्या है और फिर वो कैसे अलग अलग रूप लेती है पॉलिटिक्स में। तो ऐसे अलग अलग रूप लेती है। दूसरी बात तो हमारे मन में एक सोल्यूशन इसका क्या है, सोल्यूशन है क्या, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो कम्युनिज्म को हम लोग डील कर सकते हैं सेक्युलर स्टेट्स के माध्यम से।
यानी सेक्युलरिज्म के माध्यम से कम्युनिज्म को हम लोग डील कर सकते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे आता है कि जब कम्युनिज्म में ये चीजें होती हैं तो सेक्युलरिज्म में आखिर क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हम उस पर काउंटर कर सकते हैं, जिससे हमको उसको काउंटर कर सकते हैं। तो सेक्युलरिज्म में क्या होता है कि एक अगर कोई देश है जहां पे कम्युनिज्म है तो वहां पे वो चीजें होती हैं, अगर एक देश जहां पे सेक्युलरिज्म है या सेक्युलर स्टेट्स हैं तो वहां पे ये चीजें होती हैं कि उस देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, जैसा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखने को भी मिलता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन्स आर नॉट टू फॉलो एनी। और भारत के एस्पेक्ट में अगर बात करें तो भारत का संविधान इस चीज को पूरी फ्रीडम देता है, इस चीज के लिए पूरी अधिकार जो है, राइट्स प्रोवाइड कराया हुआ है कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति या कोई भी कम्युनिटीज इस चीज को, उसके लिए स्वतंत्रता है क्या कि वो प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस करता है, प्रोपगेट कर सकता है किसी भी धर्म को, या फिर नहीं कर सकता, किसी धर्म को फॉलो करे, किसी धर्म को अनफॉलो करे, किसी भी धर्म को फॉलो ही ना करे, ये सब उसके ऊपर है। कभी भी स्टेट इस चीज को इंपोज नहीं करता है कि आप इस धर्म को फॉलो करिए। तो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है, जबकि कुछ ऐसी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं जो स्पेस करके विशेष रूप से किसी एक धर्म को फॉलो करते हैं, जैसे ब्रिटेन है क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, ऐसे तमाम देश हैं जो एक विशेष धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और यहाँ पे हर व्यक्ति फ्री है, हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है कि वो प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट कर सकता है किसी धर्म को या फिर नहीं भी कर सकता है। So the Constitution prohibits discrimination on grounds of religion। और संविधान ने भी धार्मिक रूप से, यानी धार्मिक रूप से किसी भी प्रकार से भेदभाव के लिए बिल्कुल प्रोहिबिशन किया हुआ है। किसी भी प्रकार से वो कोई व्यक्ति डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है धर्म के आधार पे, चाहे कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति राजनीति में किसी प्रकार से धर्म को लेके भेदभाव नहीं कर सकता, इंडिविजुअल के साथ धर्म को लेके कोई भेदभाव नहीं कर सकता। एंड एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन्स ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज। और यहाँ तक कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी किसी भी धार्मिक मामले में इंटरवीन नहीं करेगी, लेकिन अगर फैमिली लॉ के नाम पे किसी भी धर्म में कोई आपका जो है डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन, एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वहाँ पे स्टेट पावर, गवर्नमेंट मशीनरी इंटरवीन भी करती है। जैसे आप लोग जानते होंगे ट्रिपल तलाक वाली पूरी कहानी को। अगले एस्पेक्ट की बात करते हैं, ये हमने देख लिया कि रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स क्या है। तो धर्म के बारे में हमने देख लिया, धर्म के आधार पे जो भेदभाव हो रहा था। कम्युनिज्म एक नया एस्पेक्ट आया, उसको हमने देखा, उसका सोल्यूशन सेक्युलरिज्म क्या होता है उसको हमने देखा। अब अगला जो हमारा लास्ट एस्पेक्ट है वो है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करें, जातिगत जो व्यवस्था है, तो कास्ट की बात करें तो कास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये कास्ट सिस्टम, कास्ट डिवीजन नहीं देखने को मिलता है। ये सिर्फ यूनिक है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, यानी इंडिया में ही कास्ट डिवीजन हमको देखने को मिलता है। इसलिए इसको लिखा है कि कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। कास्ट डिवीजन जो है इंडिया के लिए स्पेशल है, अनोखा है। एंड hereditary occupational division was sanctioned by the rituals। caste system was based on exclusion of discrimination against the outcast group and the practice of untouchability। कास्ट की अगर बात करें, कास्ट डिवीजन की, तो हम लोग जानते हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्थाएं थी। वर्ण व्यवस्थाओं में क्या होता था, काम के आधार पर जातियां बनी हुई थी। जो जैसा काम करता था वैसे उसकी जो वर्ण बन जाते थे, वैसे उसकी जातियां बन जाती थी। सभी लोग अपने अपने काम को करते थे। आने वाले समय में इसको अपने स्टेटस से जोड़ दिया गया। जो बड़े ही निम्न स्तर के काम करते हैं उनको जो है निम्न कास्ट में डाल दिया गया, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, तमाम चीज़ें हमको देखने को मिल गई। अब ये चीज़ें समस्याएं नहीं थी, लेकिन जब इस चीज़ को रफली कर दिया गया और भी थोड़ा सा टफ रूप में ला दिया गया कि जब काम के आधार पे, यानी हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन के आधार पे उसके साथ क्या होने लगा, डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी आउटकास्ट ग्रुप बना, आउटकास्ट उसको बना दिया गया, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, उसके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होने लगी। तो ये कहीं ना कहीं कास्ट का एक क्रूअल बोल सकते हैं फेस सामने दिखाता है, जिसमें कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उस काम के आधार पे उसकी जाति बन गई। और जाति के चूंकि ऐसी काम जो है थोड़ा सा निम्न कास्ट का काम, निम्न जो है लेवल का काम करता है, तो इसकी वजह से उसको जो है आउटकास्ट ग्रुप में रख दिया गया। और इसके बाद उसके साथ भेदभाव होने लगा। और जब भेदभाव होने लगा तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में अनस्टेबिलिटी को ला देता है, उसके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होने लगती है, उसके साथ जो है एक्सक्लूजन होने लगता है, उसको आउटकास्ट ग्रुप बना दिया जाता है। तो जब इस प्रकार से किसी कास्ट के साथ तमाम चीज़ें हो जाती हैं हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन के बाद, तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए डिसइंटीग्रेशन का काम करता है। उस पर क्या कहानी है, कह रहा है कि जो ये कास्ट सिस्टम था, जो इतना कास्ट सिस्टम टफ था,
जिसमें आउटकास्ट ग्रुप बना दिया गया और तमाम भेदभाव होने लगे। इसको कुछ हल भी वर्तमान में ये बहुत कम भी हो चुका है, ब्रेकडाउन भी हुआ है, और ब्रेकडाउन होने के कुछ कारण भी थे, जैसे सोशल रिफॉर्मर्स, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कास्ट सिस्टम पहले के समय में थोड़ा सा और भी टफ था, वर्तमान में ब्रेकडाउन हुआ है। उसके तमाम कारण थे। कारण क्या थे? सोशल रिफॉर्मर पहले कारण है, दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हैं, और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इन तीनों एस्पेक्ट की वजह से और भी अदर एस्पेक्ट हैं। कास्ट सिस्टम की जो रिजिडिटी थी, जोड़ी उसकी जो कठिनता थी, उसका जो हार्श बोल सकते कठोरता थी, वो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हुई, कम हुई है। कैसे? समाज सुधारक लोगों ने इसमें शानदार काम किया, जैसे ज्योतिबा फुले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर एंड रामास्वामी, पेरियार रामास्वामी नायकर। इन लोगों ने समाज सुधारक का काम किया, समाज में इस प्रकार के भेदभाव को उन्होंने अपोज किया, समाज में स्टेबिलिटी बनाने का काम किया, इक्वलिटी लाने का काम किया। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की बात करें तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होने की वजह से, लिटरेसी रेट, साक्षरता बढ़ने की वजह से, एजुकेशन बढ़ने की वजह से, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, अब हर व्यक्ति हर काम कर सकता है, ऐसे तमाम एस्पेक्ट की वजह से, यानी सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से भी कास्ट सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ है। और फाइनली हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी संविधान ने जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया है, रोक दिया है कि किसी भी प्रकार से भेदभाव जाति के आधार पर नहीं हो सकता। अगले दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें, कास्ट एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं तो कास्ट इन पॉलिटिक्स यानी कि कैसे राजनीति, कास्ट इन पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में जाति देखो, जाति कैसे, जाति में लेके जो है, जाति को लेकर राजनीति कैसे होती है, जाति को लेकर राजनीति कैसे होती है, यहाँ पे हमको समझना है कि राजनीति में देखो जाति का क्या रोल होता है। तो कास्टिज्म यानी जातिवाद को बोला जाता है कि रूट इन द बिलीफ दैट कास्ट इन द सोल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटी, कि जात जो आइज्म लग गया, इसका मतलब विचारधारा हो गई। अगर कम्युनिज्म है तो धर्म को प्रमोट करेगा, कास्टिज्म है तो जात को प्रमोट करेगा, जात को ही सब कुछ मानेगा, समाज का आधार जात को ही मानेगा, तो वही बातें कही जा रही है। और कास्ट जो है पॉलिटिक्स में अलग अलग फॉर्म लेती है। कैसे कैसे? कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर एक इलेक्टोरेट से किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करना चाहती है तो उस क्षेत्र के कास्ट कंपोजिशन को ध्यान रखती है कि यहाँ पे किस जाति वाले लोग ज़्यादा हैं, और उसी जाति के व्यक्ति को वहाँ पे स्टैंड किया जाता है ताकि उसको अधिक से अधिक लोगों का सपोर्ट मिल सके, अधिक से अधिक लोगों का वोट मिल सके और वो पार्टी जीत सके, सत्ता में आ सके। और इलेक्शंस मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट, और अधिक से अधिक सपोर्ट पाने के लिए जातिगत रूप से सेंटिमेंटल अपील भी किया जाता है जाति को लेके। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होने की वजह से एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट ब्रॉड द न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल्स ऑफ कास्ट दैट वर हिदरटू ट्रीटेड एज इंफीरियर एंड लो। हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सभी 18+ वाले व्यक्तियों को, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार, चाहे वो व्यक्ति इंफीरियर और लो ही क्यों ना हो, निम्न वर्ग का ही क्यों ना, अब उसको भी एक वोट देने का अधिकार है। तो कहेंगे इसकी वजह से भी कास्ट सिस्टम पर ध्यान गया, कास्ट सिस्टम के साथ राजनीति होने लगी, क्योंकि अब हर व्यक्ति जो है जानता है कि वन पर्सन वन वोट है और उसकी वन वैल्यू भी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है भाई, जो कास्ट पहले इंफीरियर लो करके आउटकास्ट ग्रुप बनाए गए थे, उनके साथ कोई मतलब वो चीज़ें नहीं होती थी, अब उसको भी माना जाता है, उसकी भी वोट की एक कीमत है, तो उसके साथ भी ट्रीटमेंट जो है उस तरीके से अब नहीं होता है। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आने की वजह से भी आपका कास्ट सिस्टम, कास्ट के साथ जो राजनीति होती है वो देखने को मिलती है। यानी कास्ट इन पॉलिटिक्स यानी राजनीति में जात कैसे काम करती है उसको हमने देखा। तो राजनीति में जात कैसे काम करती है कि कास्ट कंपोजिशन को देखा जाता है, कास्ट सेंटिमेंटल अपील किया जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये चीजें हमको देखने मिलती है कास्ट इन पॉलिटिक्स में। यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब कास्ट ही सब कुछ है, यानी कास्ट ही सब कुछ, राजनीति में एवरीथिंग इज कास्ट। लेकिन क्या अगर कास्ट ही सब कुछ होता तो यहाँ पे काउंटर अटैक किया जा रहा है, काउंटर क्वेश्चन किया जा रहा है, अगेंस्ट में ये बातें कही जा रही हैं कि अगर कास्ट ही सब कुछ होता तो नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, की एक कोई सिंगल कास्ट की क्लियर मेजोरिटी किसी भी प्रकार से देखने को नहीं मिलती है। किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किसी एक जात की क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है। अगर वहाँ पे वही जात मैक्सिमम है तो उसी की सरकार भी हमेशा होनी चाहिए, या फिर उसी एक जात की क्लियर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरी वही जात है, वही पूरा काम करे, वही सरकार बने, वही सब कुछ है, ऐसा तो हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। तो वही कह रहा है कि कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे भारत की बात करें, कंट्री की बात करें, तो उसकी क्लियर मेजोरिटी नहीं है एक सिंगल कास्ट की। और नो पार्टी विन द वोट ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ द कास्ट और कम्युनिटी, एक कम्युनिटी की बात करें, एक कास्ट की बात करें, तो
तो उसके सभी वोट तो कोई एक सिंगल पार्टी कभी नहीं गेन कर सकती, ना कभी की है। यानी एक पार्टी अगर कभी सरकार बनाई हो तो सभी प्रकार के वोट को पाई है, सभी प्रकार के धर्मों का वोट पाई है, सभी प्रकार के जातियों का वोट पाई है, तब वो सत्ता में आई। कोई भी एक सिंगल पार्टी एक सिंगल प्रकार के कास्ट के सभी वोटों को कभी नहीं पाती है और न पाई है। एंड द मेनी पॉलिटिकल पार्टीज may put up candidates from the same caste if the caste is believed that dominate the electorate in a particular constituency। जैसा कि हमने पीछे देखा कि ये माना जाता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और यहाँ पे ये कास्ट मान लीजिए कोई ए कास्ट है और उसकी मेजोरिटी ज़्यादा है, तो वो वहाँ से खड़ा कर देता है, क्योंकि कास्ट कंपोजिशन का ध्यान रखा जाता है। अगर वो खड़ा कर सकता है एक कोई आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ए कैंडिडेट को ए कास्ट के कैंडिडेट खड़ा कर देती है, तो कोई अगली अगर पॉलिटिकल पार्टी ख है तो वो भी तो चाहेगी तो उसी कास्ट से व्यक्ति को खड़ा कर सकती है, और भी कोई अलग पॉलिटिकल पार्टी है तो वो भी तो चाहेगी उसी जात के उसी कास्ट से संबंधित व्यक्ति को खड़ा कर सकती है। तो ये तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जात ही सब कुछ राजनीति में नहीं होती, जात ही सब कुछ राजनीति में नहीं हो सकती। एंड द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MP और MLAs फ्रिक्वेंटली लूज इलेक्शन इन आवर कंट्री। और हमने देखा भी है, अगर कास्ट ही सब कुछ होता तो अगर एक कास्ट कंपोजिशन वाले इलेक्टोरेट से कोई व्यक्ति जीत जाता है एक बार तो हमेशा के लिए स्टेबल हो जाता है। तो क्यों हारता है? क्योंकि हमने देखा है कि MP और MLA हमेशा जो जीते रहते हैं वो भी हार जाते हैं। अगर ऐसा होता कि इस कास्ट से व्यक्ति उठा हुआ है वो जीत गया एक बार तो हमेशा के लिए वो स्टेबल हो जाए, लेकिन वो भी हारता है। इसका मतलब कास्ट इज नॉट एवरीथिंग, कास्ट इज नॉट एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स। यानी कास्ट इन पॉलिटिक्स को हमने देख लिया। पॉलिटिक्स इन कास्ट की बात करें तो पॉलिटिक्स को यानी कि कैसे पॉलिटिक्स की जाती है राजनीति, देखो हमने देख लिया कि राजनीति कैसे मतलब पॉलिटिक्स, राजनीति कैसे पॉलिटिक्स करती है, राजनीति कैसे पॉलिटिक्स करती है, राजनीति का पॉलिटिक्स में क्या रोल है। यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स भी मतलब राजनीति खुद भी पॉलिटिक्स कर देती है, मतलब पॉलिटिक्स भी राजनीति कर देती है। समझिए आपको, अब तक राजनीति क्या, अब तक जात क्या कर रही थी, राजनीति कर रही थी, अब राजनीति भी जाति के साथ काम मतलब जात को तोड़ मरोड़ देती है। जाति को लेके मतलब जात हमेशा क्या थी, उसको लेकर राजनीति हो रही थी, उसको लेकर राजनीति हो रही थी, जाति के साथ हमेशा क्या हो रही थी, राजनीति हो रही थी। अब राजनीति भी क्या कर देती है, जात को मैनिपुलेट कर देती है, जात को क्या कर देती है, मैनिपुलेट कर देती है। अर्थात क्या कि पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज, इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट कास्ट रिडेन, इट इज द कास्ट दैट गेट पॉलिटिसाइज्ड। कह रहा है कि हमेशा सिर्फ कास्ट का ही पॉलिटिसाइज नहीं होता है, पॉलिटिक्स दैट कास्ट रिडेन, पॉलिटिक्स ही हम जैसे समझो समझना आपको है कि हमेशा कास्ट रिडेन, पॉलिटिक्स हमेशा कास्ट को लेकर ही नहीं चलती है, मतलब हमेशा राजनीति में जो है जाति ही नहीं होती है, कभी कोई राजनीति भी जात के साथ कर ली जाती है। मतलब समझिए हमेशा जो है राजनीति जो है हमेशा जो है राजनीति कास्ट को लेके नहीं होती है, कभी कभी कास्ट भी राजनीति कर देती है। मतलब कि क्या है कि ईच कास्ट ग्रुप हमेशा कास्ट भी राजनीति करता है। कैसे राजनीति करता है, ईच कास्ट ग्रुप ट्राई टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट्स नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। हर कास्ट अपने आप को बड़ा बनना चाहता है, बड़े बिगर फॉर्म में आना चाहता है, चाहे इसके लिए उसको अपनी नेबरिंग कास्ट को सब कास्ट को आपस में मिलाना भी क्यों ना पड़े। यानी कि राजनीति, देखिए राजनीति में कैसे कास्ट का रोल है हमने देख लिया, कास्ट भी राजनीति कैसे करती है। देखो जितने भी उसके सब कास्ट होते हैं, नेबरिंग कास्ट होते हैं, उनको मिला के बड़ी अपना बिगर यूनिट बनना चाहती है जिससे उसका पॉलिटिकल डोमिनेंस हो सके। एंड वेरियस कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिजन विद अदर कास्ट कम्युनिटीज एंड दस एंटर इनटू अ डायलॉग और नेगोशिएशन। विभिन्न प्रकार की पार्टियां एक साथ, चाहे वो अलग जात ही क्यों ना हो, अलग धर्म ही क्यों ना हो, वो आपस में नेगोशिएट कर लेते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, डायलॉग करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, एक साथ कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं। और कोलिजन गवर्नमेंट में अलग अलग जातियां होती हैं, अलग अलग कास्ट होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, लेकिन वो सभी एक साथ आ जाते हैं। यानी कि जात ही सब कुछ नहीं है, यानी जात के साथ भी राजनीति हो रही है। अब तक क्या राजनीति में जात क्या थी, जात में राजनीति क्या है, दोनों चीजें हमने देखा। तो यानी कि इसके बाद लास्ट जो एस्पेक्ट है कि पहला पॉइंट हमने देखा कि राजनीति जो है, पहला पॉइंट हमने देखा कि राजनीति में किस प्रकार से कास्ट इन पॉलिटिक्स हमने देख लिया, MP और MLA वाला। इसके बाद पॉलिटिक्स इन कास्ट में देखा कि हर कास्ट अपना जो है बड़ा होना चाहता है, बड़ी यूनिट बनना चाहता है, कोलिजन होता है कास्ट ग्रुप का भी। इसके बाद हर कास्ट ग्रुप जो है, यहां तक तो बातें ठीक थी, लेकिन कुछ नए प्रकार के कास्ट ग्रुप भी आ गए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप भी हमें देखने को मिलते हैं। अब बैकवर्ड सब बोल दिया गया तो जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं वो सब एक साथ यूनाइटेड हो जाते हैं, चाहे कोई जात हो, कोई भी जाति हो, सब बैकवर्ड के नाम पे एक साथ आ जाते हैं, कोई भी जाति हो फॉरवर्ड के नाम पे सब एक साथ आते हैं। तो नए नए कास्ट ग्रुप भी देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल एरिना में, जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो इसका फायदा क्या हुआ कि कास्ट पॉलिटिक्स हैज
हेल्प द पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसीज कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू द डिसीजन मेकिंग। कास्ट सिस्टम का फायदा क्या है, इसको पॉलिटिक्स मतलब इसके साथ पॉलिटिक्स करने से फायदा क्या हुआ कि अब जो दलित एंड ओबीसीज जो लोग थे उनका बेटर एक्सेस मिल पाया किसी प्रकार के डिसीजन मेकिंग में, यानी गवर्नमेंट बॉडी में उनका शानदार एक्सेस हो पाया। जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है अब वो सभी किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को, ऑपरेशन को, एक्सप्लॉयटेशन को किसी भी कास्ट के साथ नहीं करते, क्योंकि सबको पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से सबकी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है। तो ये प्रकार भी देखने को मिलता है। उनके हक के लिए लोग एजिटेशन भी करते हैं, बातें भी करते हैं, यानी जाति को जो अब तक इंफीरियर और लो कास्ट जिसको समझ के उसको आउटकास्ट ग्रुप के रूप में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही थी, आज उनकी स्थिति भी कहीं कहीं सुधरी है। क्यों? क्योंकि जब जाति को राजनीति में हम ला दिए तो कहीं उसकी भी स्थिति सुधरी। और फाइनली ये कह दिया कि बार बार सिर्फ राजनीति में जाति को ही लाने की वजह से कुछ इसका डिसएडवांटेज भी है, डिमेरिट भी है। वो क्या है? इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इशूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। तो हमेशा जाति को ही हर बात में लाने की वजह से कुछ जो प्रेशरिंग इशू होते हैं जैसे कि पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, इन सभी मुद्दों से जनता का ध्यान भटक जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल जो है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे अपनी रोटियां सेकने के लिए तैयार रहता है, और इसकी वजह से जनता का ध्यान जो है ऐसे गंभीर मुद्दों से हट जाता है। तो ये रहे हमारे जो कंप्लीट चैप्टर, जो शुरुआत में हमने देखा था कि हमें क्या क्या पढ़ेंगे, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को पढ़ेंगे, और फाइनली इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, तैयार कर लिया। सो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के कंप्लीट 1 शॉट को, और साथ ही साथ इसके बाद लास्ट चैप्टर बचेगा आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।